कस्टोडियल वायलेंस, हिरासत में हिंसा। हिरासत में हिंसा देख लिया कि न्यायिक पुलिस हिरासत में संपन्न होता है। और एक बताया गया था एनजीओ द्वारा, नेशनल कैंपेन अगेंस्ट टॉर्चर द्वारा बताया गया था कि 3/4 जो मृत्यु हो जाती कैदियों की वो यातना से ही हो जाती है। कुछ विधिक सरोकार हैं कि मूल अधिकारों की अवहेलना होती है। गिरफ्तारी, पहली चीज़ तो ये है ना, मूल अधिकारों की अवहेलना है। दूसरी चीज़ है गिरफ्तारी की शक्ति का दुरुपयोग, विधियेतर व्यवहार। मूल अधिकार की अवहेलना में क्या आएगा? कॉमन कॉज है ये एक, क्योंकि ये बताया गया था, ये वाद था राममूर्ति बनाम कर्नाटक सरकार ने बताया कि कैदियों के मूल अधिकार को बरकरार रखना चाहिए और जेल में उत्पीड़न व्यवहार के कृत्यों की पहचान करनी चाहिए, जो कि आर्टिकल 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार के विरुद्ध है। यातना से जुड़े जांच के तरीके ऐसे हैं हमारे, जो आर्टिकल 21 के तहत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार के विरुद्ध है। गिरफ्तारी की शक्ति का भी दुरुपयोग होता है। राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने अपने तृतीय रिपोर्ट में अवलोकित किया कि सभी गिरफ्तारियों में से 60% तो अनावश्यक थी। और एक पिनल कोड का इस्तेमाल किया जा सकता है, धारा 506 अनावश्यक अनुप्रयोग स्वतंत्रता के मूल अधिकार के विरुद्ध है। यानी कि गैर जमानती रिमांड प्राप्त करने के लिए आरोपी के लिए यह तब ली जाती है कि उसको बेल नहीं मिलेगी और उसको रिमांड पर लिया जाता है, यानी कि स्वतंत्रता के मूल अधिकार 19 के विरुद्ध है। और तीसरी चीज़ ये आती है, लॉ में ही है कि पुलिस हिरासत 15 दिन तक और न्यायिक हिरासत जो है 60 से 90 दिन को स्वीकृति प्रदान करना समय मजिस्ट्रेट द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता के तहत निर्धारित उचित प्रक्रिया का पालन न करना भी शामिल है। क्योंकि पुलिस हिरासत 15 दिनों तक हो सकती है, न्यायिक हिरासत 60 से 90 दिनों तक हो सकती है। अब इसको स्वीकृति प्रदान करते समय मजिस्ट्रेट द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता के तहत निर्धारित उचित प्रक्रिया का पालन नहीं करना है। चुनौतियाँ क्या क्या आ जाती है ऐसी घटनाओं पर जो कस्टोडियल वायलेंस होता है, इसके कम करने के लिए क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। भारत में यातना के विरुद्ध कोई कानून नहीं है। हिरासत में हिंसा को अभी तक गैर कानूनी घोषित भी नहीं किया गया। यद्यपि भारत ने 1997 में यातना के विरुद्ध UN कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर पर हस्ताक्षर किया था, परंतु अभी तक इसकी अभिपुष्टि नहीं की, जो प्रतिबद्धताओं को पूर्ण करने के लिए कानून एक सक्षम तंत्र को लागू करने की अप्रियता को व्यक्त करता है। ज्ञातव्य है कि भारत अभी भी इसकी पुष्टि करने के लिए विश्व के 9 देशों में से एक, क्योंकि भारत ने इसकी अभिपुष्टि नहीं की है, ऐसे 9 देशों में एक बन गया है कि UN कन्वेंशन इस पर साइन कर दिया था, इसकी अभिपुष्टि नहीं की, यानी कि उसके लिए कोई गाइडलाइंस नहीं दी कि हम ऐसा कब तक कर देंगे। कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर पर हस्ताक्षर तो कर दिए, लेकिन प्रतिबद्धता को पूर्ण करने के लिए कोई तंत्र की व्यवस्था भारत ने नहीं की। आधुनिकीकरण का अभाव है। और BPRD और कैग ने भी पुलिस बलों के आधुनिकीकरण योजना के तहत आवंटित निधि के न्यून उपयोग को रेखांकित किया है कि पुलिस का मॉडर्नाइजेशन नहीं हो रहा है। और ब्यूरो ऑफ पुलिस रिफॉर्म एंड डेवलपमेंट द्वारा भी बताया गया, कैग द्वारा भी बताया गया है कि आधुनिकीकरण के लिए फंड का न्यून उपयोग है, मतलब फंड को कंप्लीट यूज नहीं किया जा रहा है। स्वतंत्र कार्य पद्धति का अभाव है। 1861 के पुलिस एक्ट में सुपरिटेंडेंट्स द्वारा सामान्य नियंत्रण और निर्देशों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं लागू किए गए हैं। पुलिस बल में जवाबदेही में कमी विद्यमानता है। कानून सामान्य नागरिकों को पुलिस अधिकारी पर मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं देता। सबसे बड़ी बात तो अगर पुलिस ऐसे ही बेवजह है किसी सामान्य नागरिक को अगर परेशान करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी नहीं की जा सकती। सबसे बड़ी बात है।
इसके अतिरिक्त भारत में पुलिस प्रमुखों द्वारा कमान उत्तरदायित्व का सिद्धांत का पालन नहीं किया जाता है कि वे अवैध गतिविधियों को रोकने में विफल रहने वाले प्रभारी अधिकारियों अथवा पुलिस बल के कमांडर को दोषी ठहराया जाता। तो ये कमान उत्तरदायित्व का पालन नहीं किया जाता। तो कमान उत्तरदायित्व का पालन नहीं किया जाता, कमांड रिस्पॉन्सिबिलिटी का पालन नहीं किया जाता, क्योंकि अब नहीं किया जाता है तभी तो ये चुनौती है कस्टोडियल वायलेंस को ख़त्म करने में। और ये कमान उत्तरदायित्व है क्या, अवैध गतिविधि को रोकने के लिए विफल जो रहते हैं, कोई पुलिस अधिकारी है वो अवैध गतिविधि को रोकने में असमर्थ हो रहा है तो उस पर जो उसके अपर अधिकारी आएंगे उस कमांडर को दोषी ठहराया जाता है। लेकिन यहाँ पर कोई कमान उत्तरदायित्व, कमांड रिस्पॉन्सिबिलिटी लागू नहीं होती। दुराचार कृत्यों की जांच के लिए आंतरिक विभागीय जांच पड़ताल कदाचित ही पुष्टि कर्मियों के द्वारा कदाचित ही पुलिस कर्मियों की दोषी ठहराती है। निम्न दोष सिद्धि दर है। एनसीआरबी के आंकड़ों में दर्शाया गया है कि 2001 से 18 के मध्य केवल 26 पुलिसकर्मियों को ही हिरासत में दोषी ठहराया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की ये चुनौतियां सारी हम पढ़ रहे। कस्टोडियल वायलेंस में गवाह की सुरक्षा का अभाव है, लोक समर्थन जैसे कार्यों को प्रोत्साहित करता है। आगे की राह दे रखी कुछ की सबसे बड़ी चीज़ कानूनी उपाय करना होगा। यातना के विरुद्ध हमें यूएन कन्वेंशन ऑन टॉर्चर को लागू करना होगा, अच्छे से लागू करना होगा। और सीआरपीसी की धारा 197 को सुधारा जाए ताकि यह स्पष्ट किया जाए कि मनमाने ढंग से हिरासत में रखने, यातना देने, न्यायेतर हत्या, अन्य आपराधिक मामलों में जो अभियोजक है उसको पुलिस के विरुद्ध आरोप लगाने से पूर्व सरकारी अनुमोदन अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता ना हो। यानी कि क्या है कि जो हमारी सीआरपीसी 197 है, सीआरपीसी 197 है, उसको सुधारा जाए। ये रहा है, ये वे फॉरवर्ड है कि हमारी सीआरपीसी में 197 है जो धारा है उसको सुधारा जाए, क्योंकि उसमें क्या है कि हिरासत में मनमाने ढंग से रख सकते हैं, यातना दे सकते हैं, न्यायेतर हत्या, अन्य आपराधिक कृत्यों के मामले में अभियोजकों को पुलिस के विरुद्ध आरोप लगाने से पूर्व, फिर अगर कोई अभियोजक यातना के विरुद्ध पुलिस के विरुद्ध सरकारी अनुमोदन के बिना ही याचिका दायर कर सकेगा, अगर इसमें 197 में सुधार किया जाएगा तो। प्रशासनिक उपाय भी है वे फॉरवर्ड में, प्रशासन की तरफ से तो कार्य किए ही जाने चाहिए। न्यायाधीशों की प्रभावी भूमिका होनी चाहिए कि गिरफ्तारी के संबंध में वो दस्तावेजों का निरीक्षण करे। गिरफ्तारी के संबंध में वो दस्तावेजों का निरीक्षण करे और संदिग्ध को प्रत्यक्ष प्रश्न करके उसका हित सुनिश्चित करने के लिए पुलिस को शक्तियाँ के दुरुपयोग करने से बचे। सुनिश्चित भी करना चाहिए कि आर्टिकल 22 में जो आरोपी है या संदिग्ध है उसको शीघ्र मजिस्ट्रेट के सामने परामर्श उपलब्ध होना चाहिए, राइट टू कंसल होना चाहिए। पुलिस की जवाबदेही भी सुनिश्चित करना चाहिए, बाह्य जवाबदेही, आंतरिक जवाबदेही, यह सुनिश्चित करना चाहिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जैसे बाह्य अभिकरण द्वारा जो जांच होती है पुलिस स्टेशन को संदर्भित नहीं किया जाए जहां की पुलिस पर आरोप लगाए गए हों। यानी कि सुनिश्चित करना चाहिए कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जैसे बाह्य अभिकरणों द्वारा जो जांच है उसी पुलिस स्टेशन को संदर्भित नहीं किया जाए जहां पर पुलिस पर आरोप है। अदर पुलिस स्टेशन में भी ये दायर किया जाना चाहिए। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इसमें एक भूमिका निभा सकता है, बाह्य जवाबदेही। पुलिस द्वारा कथित तौर पर दुर्व्यवहार करने, उन्हें स्थानांतरित करने की प्रथा को समाप्त करने पर उन पर अभियोग चलाया जाना चाहिए। आंतरिक जवाबदेही होनी चाहिए उनकी। कुछ बार अगर उल्लंघन करते हैं तो पेशेवर रूप से उत्तरदायी निकाय की स्थापना करनी चाहिए।
जांच के तरीकों का वैज्ञानिक तरीके से प्रशिक्षण देना चाहिए पुलिस को। जांच अधिकारियों संदिग्ध गवाहों के बयान दर्ज करने, पूछताछ, गश्त लगाने, पुलिस कर्मियों पर बॉडी कैमरे के प्रयोग से पुलिस की अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सकेगा। जैसा कि यूएस क्या करता है, अपनी पुलिस फोर्स पर, पुलिस अधिकारियों पर अवैध गतिविधियां, वो इलीगल कार्य ना करे तो उनके बॉडी पर कैमरे लगाए जाते हैं। नार्को एनालिसिस, जांच की वीडियो रिकॉर्डिंग, पुलिस स्टेशन के भीतर सीसीटीवी जैसी तकनीकों को उचित रीति से लागू किया जाना चाहिए। विधि आयोग की 198 और 273 रिपोर्ट में अनुशंसाओं के अनुसरण में हिरासत में हुई हत्या, अगर हिरासत में हत्या हो जाती है पीड़ित तो गवाहों के परिवारों की सुरक्षा के लिए क्या होना चाहिए, रोबुस्ट विटनेस प्रोटेक्शन रिजीम की व्यवस्था की जानी चाहिए। सुदृढ़ गवाह, विटनेस जो हो, रोबुस्ट हो, सुदृढ़ हो, ऐसा उसका प्रोटेक्शन रिजीम होना चाहिए। किसी भी प्रकार की कथित धमकी, दबाव, खतरे पीड़ित गवाहों के परिवार द्वारा दायर शिकायत की जांच की जानी चाहिए। निष्कर्ष में ये लिख सकते हैं कि पुलिस प्रशिक्षण दिया जाए, पुलिस को प्रशिक्षण दिया जाए। ऐसे समिति भी बनी थी पुलिस प्रशिक्षण पे, गोरेगांव समिति बोलते हैं 1971-73, और एक और बनी थी पुलिस सुधार परी, रिबेरो समिति 1998, रिबेरो समिति 1998, पुलिस सुधार परी पद्मना भैया समिति 2000, और आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार पर मलिमत समिति बनी थी। आपराधिक न्याय प्रणाली सबसे इम्पोर्टेंट है, आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार हो, ये मलिमत समिति बनी थी 2001-2003 में। ARC को तो माना ही जाना चाहिए। इस संबंध में कुछ अनुशंसाएं दी, उन्हें लागू करने की राजनीतिक इच्छा होनी चाहिए। और अंत में इस तथ्य पर बल दिया जाना चाहिए कि एक आपराधिक कृत्य है अगर यातना में मृत्यु होती है तो, क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं 3/4 मृत्यु तो अपराध यातना के समय ही हो जाती है कैदियों की। ठीक है, ये दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड। कस्टोडियल वायलेंस।